जब बिना साफ की गई बारूदी सुरंगों के ऊपर टैंक गरज रहे थे और आसमान से गोलों की शक्ल में मौत बरस रही थी, तब दो योद्धाओं ने सभी बाधाओं को धता बताकर खुद को उन किंवदंतियों में बदल लिया जो आज भी भारतीयों और भारतीय सिनेमा को प्रेरित करती हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बसंतर की लड़ाई की, एक ऐसी जंग जिसने हिम्मत और बहादुरी के मायने ही बदल दिए। नहीं सर, मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा, मैं डटा रहूंगा। ये आखिरी शब्द थे सिर्फ 21 साल के एक अफसर के, वो भी तब जब चारों तरफ से मौत बरस रही थी। आखिर क्या थी इन शब्दों के पीछे की कहानी? चलिए जानते हैं। और इस कहानी के दिल में दो नाम हैं। हाँ, 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह और 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। दोनों को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक ये सम्मान लेने के लिए जीवित रहा, दूसरा नहीं। तो फिर शुरुआत भूगोल से करते हैं। दोस्तों, बने रहिए इस वीर गाथा में। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सुनते रहें ऐसी रियल कहानियां। अगस्त 1947 में सिरिल रेडक्लिफ की लकीर ने गुरदासपुर जिले को चीरते हुए शकरगढ़ तहसील पाकिस्तान को दे दी। इस विभाजन ने भारत के लिए एक स्थायी सिरदर्द पैदा कर दिया। देखिए, पाकिस्तान का जो शकरगढ़ का इलाका था वो नक्शे पर भारत के अंदर एक खंजर की तरह घुसा हुआ लगता था। एक ऐसा खतरनाक उभार जो सीधे सीधे भारत की एक बहुत ही अहम लाइफलाइन यानी जीवन रेखा पर निशाना साधे हुए था। और ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं था। ये शकरगढ़ बल्ज पठानकोट से जम्मू को जोड़ने वाली मेन सड़क और रेल लाइन के इतना नजदीक था कि अगर पाकिस्तान यहाँ से एक जोरदार हमला करता तो वो कश्मीर को बाकी भारत से काट सकता था। लेकिन दिसंबर 1971 में भारत की योजनाएं कुछ और थीं। पाकिस्तान के हमले का इंतजार करने के बजाय भारतीय सेना ने इस उभरे हुए हिस्से में घुसने, बारूदी सुरंगों से घिरी विश्वासघाती बसंतर नदी को पार करने और पाकिस्तान के बख्तरबंद रिजर्व टैंकों को ऐसी थका देने वाली लड़ाई में झोंकने का फैसला किया जिसे वे जीत नहीं सकते थे। एक बार शकरगढ़ पर कब्जा होने के बाद रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सियालकोट भारत की पहुंच के भीतर होता। तो प्लान ये था कि शकरगढ़ के उभार में तेजी से घुसा जाए। भारतीय सेना का प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में ये बेहद खतरनाक था। पहला कदम, उफनती बसंतर नदी को पार करना। दूसरा, दुश्मन की बिछाई हुई हजारों बारूदी सुरंगों यानी माइन फील्ड्स को भेदना। तीसरा, पैदल सेना को जरपाल गांव पर कब्जा करना। और आखिर में टैंकों को आगे आकर दुश्मन के पलटवार को कुचलना था। तो अब इन दोनों सुरमाओं को जरा और करीब से जानते हैं। मेजर होशियार सिंह हरियाणा के सिसाना गांव से आए एक ऐसे जांबाज थे जो 1965 की लड़ाई में अपना लोहा मनवा चुके थे। वहीं दूसरी ओर अरुण खेत्रपाल पुणे के रहने वाले थे, जिनके पिता खुद सेना में ब्रिगेडियर थे, मतलब देश सेवा उन्हें विरासत में मिली थी। एक तपाया योद्धा और एक जोशीला नौजवान, दोनों की दुनिया अलग थी पर मिशन एक ही था। और फिर वो रात आई, 15 दिसंबर 1971। इसी प्लान के तहत मेजर होशियार सिंह और उनकी 3 ग्रेनेडियर्स कंपनी को हुक्म मिला कि वो जरपाल पर हमला करें। वो पल आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ से पाकिस्तानी तोपों और मशीन गनों की गोलियां बरस रही हैं। हर तरफ अंधेरा, धूल और धुएं का गुबार। ऐसी हालत में अगर आप एक पल को भी रुके तो मौत पक्की थी। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, दुश्मन पर धावा बोलते हुए बस आगे और आगे बढ़ते जाना। और मेजर सिंह ने ठीक यही किया। वो उस तूफान के बीच एक चट्टान की तरह डटे रहे, एक पलटन से दूसरी पलटन तक दौड़ दौड़कर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जवान दुश्मन के बंकरों में घुस गए, जबरदस्त हाथापाई हुई और सुबह होने तक जरपाल पर तिरंगा लहरा रहा था। पर ये जीत एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। अगले ही दिन 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने जरपाल को वापस छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और इस बार सामने पैदल सैनिक नहीं बल्कि लोहे के दैत्य यानी गरजते हुए टैंक थे। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? पाकिस्तानी टैंक्स न सिर्फ तादाद में ज्यादा थे बल्कि वो टेक्नोलॉजी में भी हमसे कहीं आगे थे। उनके पास थे अमेरिका के बने हुए शानदार पैटर्न टैंक्स। तो देखा जाए तो कागज पर ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही भारत के हाथ से निकल चुकी थी। इस नामुमकिन सी दिखने वाली लड़ाई के बीच मेजर होशियार सिंह ने जो किया वो किसी को भी हैरान कर देगा।
जब टैंकों के गोले उनके सिर के ऊपर से सनसनाते हुए गुजर रहे थे, तब वो बिना डरे एक खाई से दूसरी खाई तक अपने जवानों के बीच ऐसे घूम रहे थे मानो कोई शेर खुले मैदान में अपने इलाके की रखवाली कर रहा हो। और यही तो एक लीडर की पहचान होती है। उसकी हिम्मत देखकर पूरी यूनिट में जान आ जाती है। मेजर सिंह की बहादुरी ने ऐसा जोश भरा कि उनके जवानों ने पाकिस्तान के एक के बाद एक सारे हमले नाकाम कर दिए। लेकिन उनकी हिम्मत और गोलियां दोनों अब जवाब दे रही थीं। उन्हें फौरन अपने टैंकों की मदद चाहिए थी। और यहीं पर आकर कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेजर सिंह और उनके जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, पर उनकी मदद के लिए भेजे गए भारतीय टैंक, जिसमें अरुण खेत्रपाल की रेजिमेंट भी शामिल थी, आखिर थे कहाँ? जवाब था एक अदृश्य दुश्मन। बसंतर नदी के उस पार पाकिस्तानियों ने हजारों एंटी टैंक माइंस का एक ऐसा जाल बिछा रखा था जो भारतीय टैंकों के लिए मौत का मैदान बन गया था। उस बारूदी सुरंगों की नदी को पार करना लगभग नामुमकिन था। तो उस वक्त हालत ये थी कि एक तरफ मेजर सिंह के पैदल सैनिक दुश्मन के टैंकों का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट खेत्रपाल के टैंक एक माइनफील्ड के पीछे बेबस खड़े थे। भारतीय सेना 2 हिस्सों में बंट चुकी थी और हार बस कुछ ही दूरी पर नजर आ रही थी। तो जब जीत की हर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और हार निश्चित लग रही थी, तब एक 21 साल के नौजवान ऑफिसर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ इस लड़ाई का बल्कि इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और यही फैसला उसे हमेशा के लिए अमर बनाने वाला था। तो हमारे सामने तस्वीर क्या है? एक तरफ एक ब्रिजहेड है जिसे बड़ी कीमत चुकाकर हासिल तो कर लिया गया है, लेकिन वो एक धागे से लटका हुआ है। सही। दूसरी तरफ एक पैदल सेना की कंपनी है जो एक अकेले ऑफिसर की अविश्वसनीय बहादुरी के दम पर एक बड़े बख्तरबंद हमले को रोके हुए है। और इन दोनों के बीच है बारूदी सुरंगों से भरी एक नदी, जिसके पार युवा टैंक कमांडर एक ऐसे आदेश का इंतजार कर रहे हैं जो शायद उनका आखिरी आदेश हो सकता है। इंजीनियर थे जो दुश्मन की लगातार हो रही गोलाबारी के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर बारूदी सुरंगों के बीच से रास्ता साफ कर रहे थे। वो रास्ता अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। इंजीनियरों ने रात भर काम करके टैंकों के गुजरने के लिए एक पतला सा रास्ता तो बना दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। अब देखिए दुविधा कितनी बड़ी थी। मिलिट्री की किताबों के हिसाब से तो एक चालू माइनफील्ड से टैंकों को ले जाना सीधे सीधे खुदकुशी थी। लेकिन अगर टैंकों को नहीं भेजा जाता तो जो पैदल सैनिक आगे बढ़ चुके थे उनका मारा जाना तय था। मतलब आगे कुआं पीछे खाई। और तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने लड़ाई का रुख ही बदल दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह ने अपनी 17 पूना हॉर्स को सिर्फ एक कमांड दिया, आगे बढ़ो। ये बहुत बहुत बड़ा जुआ था। उन्होंने सब कुछ अपने टैंक क्रू की हिम्मत और जांबाजी पर दांव पर लगा दिया था। अब आते हैं 16 दिसंबर पर। इस दिन पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो एक तरफ मेजर सिंह अपनी पोजीशन संभाले हुए थे और ठीक उसी वक्त सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल अपने टैंक फामागास्टा में बैठकर आगे बढ़ते पाकिस्तानी टैंकों से सीधे जा भिड़े। उन्होंने दुश्मन की पूरी फॉर्मेशन में खलबली मचा दी। सोचिए उस नौजवान अफसर पर क्या दबाव होगा। जाहिर है, लेकिन यहीं पर ट्रेनिंग और हिम्मत काम आती है। स्रोत बताते हैं कि खेत्रपाल अपने टैंक क्रू को शांत रखते हैं। उनका गनर सटीक निशाना लगा रहा है, ड्राइवर टैंक को लगातार मूव कर रहा है ताकि वो दुश्मन का आसान निशाना न बने। सही बात है। और खेत्रपाल खुद एक के बाद एक टारगेट चुन रहे हैं और कुछ ही देर में पहला पाकिस्तानी टैंक धुआं उगलता हुआ रुक जाता है। तो 16 दिसंबर की दोपहर तक खेत्रपाल दुश्मन के कई टैंक नष्ट कर चुके थे, लेकिन लड़ते लड़ते उनका टैंक दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर पहुंच गया था और लगभग अकेला पड़ गया था। और उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने रेडियो परिस्थिति का जायजा लिया और उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया, जो कि सामरिक लिहाज से बिल्कुल सही फैसला था। एक अकेले टैंक को बचाने के लिए पीछे हटना जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन खेत्रपाल ने जो जवाब दिया वो भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने रेडियो पर कहा, नहीं सर, मैं अपनी गन नहीं छोड़ूंगा, मैं डटा रहूंगा। उन्हें पता था कि अगर वो पीछे हटे तो पाकिस्तानी टैंकों को भारतीय मोर्चे में घुसने का एक खुला रास्ता मिल जाएगा। और यहीं पर कर्नल हनूत सिंह के उस शुरुआती आदेश आगे बढ़ो की भावना दिखती है। वो उसी हिम्मत को आगे बढ़ा रहे थे और वो लड़ते रहे। 75 गज, महज 75 गज की दूरी, ये वो फासला था जिस पर खेत्रपाल ने अपनी आखिरी जंग लड़ी। उन्होंने बेहद करीब से लगभग 75 गज की दूरी से दुश्मन के कई और टैंक नष्ट कर दिए। टैंक युद्ध में 75 गज की दूरी का मतलब है आमने सामने की लड़ाई।
मतलब चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, ना आपके लिए ना दुश्मन के लिए। आखिरकार पाकिस्तानी 13 लैंसर्स की कैप्टन नासिर अहमद खान के टैंक से दागा गया एक गोला उनके टैंक से आ टकराया। टैंक में आग लग गई। क्षेत्रपाल बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होते। उनका टैंक जल रहा था, पर उनकी बंदूक अभी भी काम कर रही थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक आखिरी दुश्मन टैंक को निशाना बनाया, उसे नष्ट किया और उसके बाद 21 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन मतलब 17 दिसंबर को मेजर होशियार सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी मशीन गन चलाने वाले जवान घायल हो गए हैं तो उन्होंने वहां से हटने से साफ मना कर दिया। वो खुद उस मशीन गन को संभालने लगे और दुश्मन के आखिरी हमले की कमर तोड़। तो 17 दिसंबर तक जब लड़ाई थमी तो नतीजे एकदम साफ थे। और ये नतीजे एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही रणनीति और हिम्मत से जीती जाती है। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी सेना के लगभग 46 से 48 टैंक तबाह हो गए। वहीं भारतीय सेना ने न सिर्फ अपना ब्रिज हेड बचाया बल्कि पाकिस्तान के एक अहम इलाके पर कब्जा भी कर लिया। पाकिस्तान की पूरी 8th आर्मर्ड ब्रिगेड की कमर टूट गई थी। मतलब ये एक तरफा जीत थी। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। युद्ध के बाद पाकिस्तान के ही एक सीनियर जनरल ने माना कि अगर हमारी 2 आर्मर्ड रेजिमेंट भारत की सिर्फ 2 इन्फेंट्री कंपनियों को नहीं हटा सकी, जिनके पास बस एक स्क्वाड्रन टैंक थे, तो और फौज भेजना बेवकूफ़ी होती। मतलब उन्होंने भी माना कि भारत की रणनीति कहीं बेहतर। तो आखिर ये जीत हुई कैसे? सबसे पहली बात, कंबाइंड आर्म्स, मतलब इन्फेंट्री और टैंकों ने एक साथ मिलकर एकदम परफेक्ट तालमेल से काम किया। दूसरी, लीडरशिप, अफसरों ने सामने से लीड किया, हर खतरा खुद झेला। तीसरा, हिम्मत भरे फैसले, जैसे वो माइनफील्ड पार करने का फैसला। और सबसे जरूरी, जवानों का अटूट हौसला जो उन्हें अपने लीडरों से मिल रहा था। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इन 2 सूरमाओं की कहानी तो अब शुरू होनी थी। दोनों को ही भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब देखिए दोनों की विरासत ने कैसे अलग अलग शक्ल ली। मेजर होशियार सिंह अपने घावों से उबर गए, कर्नल के पद तक पहुंचे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक प्रेरणा बन गए। वहीं दूसरी ओर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल 21 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। उनका टैंक फामागस्टा आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक स्मारक के तौर पर खड़ा है। ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर जंग के मैदान में इतनी असाधारण वीरता आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग का नतीजा है, या फर्ज का एहसास, या फिर ये इंसान के किरदार का ही एक हिस्सा है? बसंतर की लड़ाई हमें यही सिखाती है कि जीत का असली समीकरण हमेशा इंसानी जज्बे और हिम्मत से ही बनता है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है।